जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एडुप्रेटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन तीनों जगह पे हैं तो आप हम लोगों को यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। इन तीनों सोशल मीडिया पे हम लोग इन्फोग्राफ्स अपलोड करते हैं जो कि आपको एग्जाम टाइम में रिविज़न करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम पे भी आप हम लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेंड करते रहते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट टू इक्वलिटी। ये राइट टू इक्वलिटी क्या है, इसको समझने के लिए हम लोगों को पहले एक छोटी सी चीज समझना पड़ेगा। हमारे इंडिया के अंदर जितने लोग भी रह रहे हैं उन सभी लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ राइट्स दिए गए हैं। इन्हीं राइट्स को बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कहाँ पे लिखे हुए हैं, या फिर अगर कोई ये पूछे कि फंडामेंटल राइट किस जगह लिखे हुए हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, हमारा जो देश का संविधान है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं सारे के सारे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस जगह पे फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में कुछ फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स कुछ अधिकार होते हैं जो कि उन लोगों के लिए हैं जो भारत में रह रहे हैं। भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को कुछ अधिकार दिया गया है, उसी अधिकार को बोला जाता है फंडामेंटल राइट। और ये फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में दिया गया है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी। सेकंड नंबर पे आता है राइट टू फ्रीडम। थर्ड नंबर पे आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ नंबर पे आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ नंबर पे आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सिक्स्थ नंबर पे आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। प्रेजेंट टाइम में, अगर आज के टाइम में देखें तो प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन अगर बात करें हम लोग जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था उस टाइम, तो उस टाइम हम लोगों के पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। यानी अभी एक फंडामेंटल राइट जो है वो हटा दिया गया है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया है अमेंडमेंट करके। वो कौन सा राइट था जिसको अमेंडमेंट करके हटा दिया गया है, तो उस राइट का नाम है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया अमेंडमेंट करके। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमारे देश का संविधान है उसके अंदर अगर कुछ चेंज करना है और देश के संविधान में कुछ नया ऐड करना है या किसी पुराने चीज को हटाना है, तो उसको बोला जाता है अमेंडमेंट। तो राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंडमेंट करके हटा दिया गया था 1978 में। 44th अमेंडमेंट किया गया और 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, जिसको आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अब राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू इक्वलिटी का सिंपल सा ये मतलब है कि भारत में जो लोग भी रह रहे हैं वो सभी इक्वल हैं,
सरकार के लिए, स्टेट के लिए, संविधान के लिए, हर एक आदमी जो भी इंडिया में रह रहा है वो इक्वल है, सभी इक्वल हैं। चाहे अंबानी आके खड़े हों, चाहे हम खड़े हों, चाहे आप खड़े हों, सब कोई इक्वल है। यही है राइट टू इक्वलिटी का सिंपल सा मतलब। अब अगर इस राइट टू इक्वलिटी को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहां पे लिखा है आर्टिकल 14 से 18। तो राइट टू इक्वलिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक अगर आप पढ़ेंगे तो इन सारे आर्टिकल में आपको राइट टू इक्वलिटी के बारे में पता चलेगा। अब हम लोग इसी राइट टू इक्वलिटी के एक एक आर्टिकल को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 का क्या नाम है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। हमारे देश का, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 14 है वो किसकी बात करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ की। अब ये आर्टिकल 14 क्या कहता है इसको समझिएगा। आर्टिकल 14 कहता है कि देश का कोई भी आदमी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, लॉ सबके लिए इक्वल है। लॉ क्या है? सबके लिए इक्वल है। अगर चाहे अंबानी कोई क्राइम कर रहे हैं, चाहे हम कोई क्राइम करें, चाहे आप कोई क्राइम करें, ठीक है, कानून के लिए सब कोई इक्वल रहेगा। अगर मान लीजिए तीनों लोगों ने सेम क्राइम किया, तीनों लोगों ने सेम क्राइम किया, तो तीनों लोगों को जो सजा मिलेगी या तीनों लोगों के लिए जो पनिशमेंट का लॉ रहेगा वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि अंबानी है, पैसे वाले हैं तो इनको कम सजा मिलेगी, हम हैं हमको कम सजा मिलेगी, आप हैं आपको ज्यादा सजा मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। लॉ के लिए सब कोई इक्वल है, लॉ सबके लिए इक्वली एग्जिस्ट करता है। जो लॉ मेरे लिए है देश में वही कानून आपके लिए भी रहेगा, वही अंबानी के लिए भी रहेगा, वही किसी और के लिए भी रहेगा। मतलब इस कंट्री में जितने लोग भी रह रहे हैं सबके लिए एक ही लॉ है और सबके ऊपर वही लॉ अप्लीकेबल है। उसी लॉ के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट मिलेगी और वही लॉ हम सभी लोगों को बचाएगा भी, प्रोटेक्ट भी करेगा। यही है इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन इस इक्वलिटी बिफोर लॉ में एक एक्सेप्शन है, कुछ लोगों को इससे बाहर रखा गया है। जैसे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऊपर यह कानून नहीं लागू होता। गवर्नर, गवर्नर के ऊपर भी यह कानून नहीं लागू होता। इसके बाद अगर कोई फॉरेनर, फॉरेन कंट्रीज का कोई रूलर है, यहाँ पे कोई फॉरेन कंट्री का राजा आया है या कोई फॉरेन कंट्री का एम्बेसडर आया है यहाँ पे, तो इन लोगों के लिए कानून अलग रहता है। प्रेसिडेंट के लिए कानून अलग है, गवर्नर के लिए कानून अलग है। फॉरेन से अगर कोई फॉरेन का राजा आया है या कोई फॉरेन का एम्बेसडर आया है तो उनके लिए कानून अलग है। ये सारे लोग आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन लिस्ट में आते हैं। और इनके साथ साथ एमपी और एमएलएस जो होते हैं, ये लोग किस चीज पे वोटिंग देते हैं अपनी, या ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनको भी इस इक्वलिटी बिफोर लॉ से बाहर रखा गया है। ठीक है, एमपी एमएलए के लिए अलग है, प्रेसिडेंट के लिए अलग है, गवर्नर के लिए अलग है, फॉरेन से अगर कोई रूलर या एम्बेसडर आता है तो उसके लिए अलग है। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन है इक्वलिटी बिफोर लॉ के या आर्टिकल 14 के। हो सकता है एग्जाम में आपसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इक्वलिटी बिफोर लॉ में कौन कौन एक्सेप्शन है। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, गवर्नर, फॉरेन से कोई आया हुआ रूलर या एम्बेसडर, और चौथा एमपी और एमएलए, विधायक और सांसद। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ इतना ही था। अब हम लोग चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। अपना जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है?
प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब ये क्या चीज है, इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखिए, कोई भी भारत का नागरिक वो किस धर्म में पैदा हुआ, किस जाति में पैदा हुआ, किस जगह पे पैदा हुआ, कोई मेल है या फीमेल है, काला है गोरा है, इन सब चीज के बेसिस पे उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, इन सभी चीज के बेसिस पे किसी भी इंडियन सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये बोलता है हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी के भी साथ कोई भी आदमी हो, औरत हो, कैसा भी हो, अगर वो भारत का सिटीजन है तो उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा अगर वो भारत का सिटीजन है तो। यानी जो भी इंडिया का सिटीजन है उसके साथ उसके धर्म के बेसिस पे, उसके जाति पे, वो मेल है या फीमेल है, वो किस जगह पैदा हुआ है, वो काला है या गोरा है, इन सब के बेसिस पे उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये है आर्टिकल 15 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू इक्वालिटी का। ये है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है, इन सब के अंदर भी कुछ एक्सेप्शन केस हैं। आर्टिकल 15 के अंदर, आर्टिकल 15 के अंदर जो एक्सेप्शन है वो कौन कौन से हैं, अब इसको ध्यान से समझिएगा। कोई भी SC है, ST है, वुमेन है या चिल्ड्रन है, ठीक है, ये सारे लोग, या कोई भी ऐसा जो कि एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है, ठीक है, ये लोग अगर चाहें तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कुछ अलग चला रहे हैं तो उसमें किसी और को आने से रोक सकते हैं। इन लोगों के लिए ये स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है, ST SC के लिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या जो कोई एजुकेशनल बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है या कोई ट्राइब का है, इन लोगों के लिए कुछ अलग स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं। ये लोग अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन में या संस्था में किसी और को आने से रोक सकते हैं या इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 सिंपल सा ये कहता है कि किसी के साथ भी कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, जात के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। सब कोई इक्वल है, गवर्नमेंट को या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। आर्टिकल 15 ये बात बोलता है, अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। अगर आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऐसा, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को इसमें एक्सेप्शन रखा गया है, जैसे SC ST, वुमेन्स, चिल्ड्रन या कोई एजुकेशनल बैकवर्ड है, तो ये लोग अपना अलग से इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और ये लोग अपने ही लोगों के लिए काम कर सकते हैं और किसी दूसरे को वहां पे ये लोग रोक सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ये लोग कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल प्रोविजन है इन लोगों के लिए, लेकिन बाकी सब कोई आर्टिकल 15 को सबको मानना ही पड़ेगा। तो ये था आर्टिकल 15। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 16 के बारे में।
आर्टिकल 16 क्या कह रहा है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये देखिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी चीज है जो सरकारी एम्प्लॉयमेंट, जिसको बोलते हैं सरकारी नौकरी, सिंपल सा ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें जो गवर्नमेंट है वो आपके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी कि किसी स्पेशल ग्रुप के लिए या कास्ट के लिए ही जॉब निकली है, ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। लेकिन यहां पे भी एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस क्या है कि कुछ जगह पे, ध्यान सुनिएगा, कुछ जगह पे रिजर्वेशन दिया जाता है एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाला। जब आप लोग कोई फॉर्म भरते होंगे तो वहां पे अगर आप रिजर्वेशन के लिए क्लेम करते हैं, या आपको पता होगा कि एससी हो गए, एसटी हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, ओबीसी हो गए, इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, तो ये एक इसका एक्सेप्शनल केस है। बाकी सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी अगर सरकारी नौकरी निकल रही है तो आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप नहीं भर सकते, अगर आप एससी हैं तो आप नहीं भर सकते, अगर आप एसटी हैं तो आप नहीं भर सकते, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आप नहीं भर सकते, अगर आप ओबीसी हैं तो आप नहीं भर सकते। ऐसा नहीं बोला जाएगा, ठीक है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। हाँ, एक एक्सेप्शन इसमें है कि रिजर्वेशन दिया जाता है। किसको रिजर्वेशन दिया जाता है? एसटी, एससी, इन लोगों को, ठीक है। तो आर्टिकल 16 यही कह रहा है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के सभी नागरिक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या किसी पब्लिक ऑफिस या सरकारी नौकरी के लिए, या किसी भी नौकरी के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये बोलता है आर्टिकल 16। लेकिन आर्टिकल 16 में भी एक एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि रिजर्वेशन मिलता है एससी को, एसटी को, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को, इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। ये है आर्टिकल 16 का एक एक्सेप्शन केस। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल, आर्टिकल 17 के ऊपर। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? आर्टिकल 17 कहता है कि हम लोगों को अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, यानी एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो हमारे देश में बहुत पहले से चल रही थी, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस हुआ करती थी। अनटचेबिलिटी आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि लेटर वैदिक पीरियड से अनटचेबिलिटी स्टार्ट हो गई थी, है ना। लेटर वैदिक पीरियड के बाद से जो है अनटचेबिलिटी स्टार्ट होना शुरू हो गई, कास्ट का डिवीजन होना शुरू हो गया, तो फिर उससे अनटचेबिलिटी बढ़ती गई टाइम के साथ। तो ये जो अनटचेबिलिटी है इसको खत्म किया जाने लगा, और ये अनटचेबिलिटी सबसे ज्यादा पीक पे आना शुरू हो गई थी जब अंग्रेज आए थे। अंग्रेज जो है बहुत ही ज्यादा अनटचेबिलिटी, मतलब अंग्रेज जो है बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे इंडियंस के साथ, ठीक है। जो लो कास्ट के इंडियंस होते थे उनको वो अपने पास भी नहीं आने देते थे, ये सारी चीजें। तो अनटचेबिलिटी एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा पीक पे चल रही थी इंडिया में। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 के अंदर ये चीज लिखा गया कि अब इंडिया से अनटचेबिलिटी को खत्म किया जा रहा है, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि अगर कोई गरीब आदमी है, ठीक है, अगर कोई गरीब आदमी है, गरीब क्या मतलब लो कास्ट का आदमी है, किसी लो कास्ट का आदमी को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। उसको नॉर्मल जो रोड बनती है सभी पब्लिक के लिए, उस पे नहीं उसको चलने दिया जाता था। वो गांव के कुएं से या हैंडपंप से पानी निकाल के नहीं पी सकता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस की जा रही थी इंडिया में, ये सारी चीजें चल रही थी।
इन्हीं सारे चीजों को खत्म करने के लिए और सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए कि सब कोई एक बराबर है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के थ्रू लाया गया। और ये बोला गया कि जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस अभी तक चल रही थी इंडिया में, इसको अब खत्म किया जा रहा है। और अगर अब कोई ये करते हुए पाया गया, अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते हुए या फिर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हुए पाया गया, तो उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये सारी चीजें थी, लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को आज तक डिफाइन नहीं किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, अनटचेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अनटचेबिलिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिफाइन नहीं है। लेकिन आर्टिकल 17 ये जरूर कहता है कि हमको अनटचेबिलिटी खत्म करना है। अनटचेबिलिटी अगर कोई करते हुए पाया जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन अनटचेबिलिटी क्या है ये चीज नहीं समझाई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं इसको। इसमें क्या कह रहा है कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई आदमी ऐसा है जो कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको जो है इलेक्शन से बाहर किया जा सकता है। वो विधायक, सांसद, एमएलसी, एमएलए ये सब बनने से को हटा दिया जाएगा। अगर कोई आदमी अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या वो अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है, या किसी आदमी को अगर कोई किसी शॉप में, होटल में या पब्लिक प्लेस पे या किसी मंदिर में या कोई सिनेमा हॉल में, मतलब किसी भी जगह पे अगर किसी आदमी को इंटर करने से रोका जा रहा है, उसके कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है, और अगर वो कंप्लेन कर देता है तो जिसके अगेंस्ट भी वो कंप्लेन करेगा उसके ऊपर केस हो जाएगा। हो सकता है उसे पनिशमेंट भी मिले अगर वो प्रूफ हो जाए। और अगर कोई आदमी ये सारी चीजें करता हुआ पाया जाता है तो उस आदमी को इलेक्शन लड़ने से भी रोक दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर किसी लो कास्ट आदमी को या किसी ऐसे जगह पे जहां पे एजुकेशन होता है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऐसी जगह पे जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इन सब जगह पे अगर किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, जो कर रहा है उसको सजा मिलेगी। ठीक है, या फिर इसके साथ साथ इंडिया में आदत है लोगों की कि किसी भी चीज को धर्म के साथ जोड़ देने का। तो अगर कोई ऐसा है जो अनटचेबिलिटी को ट्रेडिशन बताता है या ये बताता है कि नहीं ये हमारे रिलीजन का पार्ट है या ये हमारे कल्चर का पार्ट था, इसको फॉलो करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी केस चल जाएगा, उसको भी सजा मिल सकती है। किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई करना गलत है पूरे तरीके से, चाहे वो आप ट्रेडिशन के बेसिस पे कर रहे हैं, चाहे वो आप रिलीजन के बेसिस पे कर रहे हैं, चाहे आप वो फिलोसफिकल बेसिस पे कर रहे हैं, किसी भी बेसिस पे आप अगर अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई करेंगे तो आपके ऊपर केस हो सकता है, आपको सजा मिलेगी। ये बात बोलता है आर्टिकल 17, और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को पूरे तरीके से खत्म करता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई लो कास्ट का आदमी है या एससी है, एसटी है, इनके साथ अगर अनटचेबिलिटी हो रहा है, प्रैक्टिस चल रही है, या फिर आप इन कास्ट के किसी भी पर्सन के साथ
उसको इस बेसिस पे इंसल्ट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली इस तरीके समझिए कि अगर कोई एससी है, एसटी है, उसकी इंसल्ट की जा रही है अनटचेबिलिटी के बेसिस पे, तो ये भी एक गलत है। इसके ऊपर भी केस किया जा सकता है, केस होते भी हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर और सजा भी मिलती है लोगों को। तो इन सारे चीजों से बच के रहना है, ऐसी चीजें नहीं करनी है, ये बहुत गलत बात होती है अनटचेबिलिटी को प्रमोट करना। ठीक है, तो आर्टिकल 17 हमारा अनटचेबिलिटी को खत्म करता है ना। हमको, आपको, सभी लोगों को इस चीज को फॉलो करना चाहिए और अनटचेबिलिटी को खत्म करना चाहिए। इसके ऊपर कानून बनाने की जरूरत नहीं है यार, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के पास इतनी समझ होनी चाहिए कि सामने वाला भी इंसान है। जस्ट बिकॉज वो किसी और जगह पैदा हुआ है, या उसका कलर थोड़ा डार्क है, या फिर वो लो कास्ट का है, एससी है, एसटी है, या फिर किसी भी बेसिस पे अनटचेबिलिटी करना इंसानियत नहीं होती है। इस चीज को हम लोगों को भी रोकना चाहिए। ये सारी चीजें रोकने के लिए अगर कानून बनाना पड़ रहा है तो फिर ये बहुत शर्म की बात है ना। तो इन सारे चीजों को रोकना चाहिए, अनटचेबिलिटी को रोकना चाहिए। फिलहाल आर्टिकल 17 में भी यही बात बोली गई है कि अनटचेबिलिटी को खत्म करना चाहिए, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे आखिरी आर्टिकल पे, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब ये क्या कह रहा है? ये आर्टिकल कह रहा है कि जितनी भी टाइटल हैं, जैसे पहले के टाइम पे आप लोग देखते होंगे राजा महाराजा की लोग टाइटल लेते थे, ठीक है, लोग बड़ी बड़ी टाइटल लिया करते थे, तो वो सारी टाइटल को खत्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारी टाइटल को एबॉलिश कर रहा है, और ये बोला जा रहा है कि स्टेट है, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, ये किसी को भी कोई टाइटल नहीं देंगी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि टाइटल जो है नहीं देना है, गवर्नमेंट भी रोकेगी टाइटल से। टाइटल जो है लेने से या किसी को टाइटल देने से भी रोका जाएगा। लेकिन अगर कोई मिलिट्री का है या किसी को एकेडमिक्स में कुछ मिला है, सिर्फ ये दो लोग टाइटल रख सकते हैं। जैसे एकेडमिक्स में लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, जो पीएचडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। मिलिट्री में आप लोग देखेंगे लोग अपने नाम के आगे कैप्टन लगाते हैं, है ना, लेफ्टिनेंट लगाते हैं, मेजर लगाते हैं, कर्नल लगाते हैं। तो ये लोग अपने नाम के आगे टाइटल लगा सकते हैं, हम आप नहीं। अगर आप एकेडमिक्स में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप अपने नाम के आगे टाइटल लगा सकते हैं, या फिर अगर आप मिलिट्री में हैं तो आप अपने नाम के आगे टाइटल लगा सकते हैं। इनके अलावा जो है आप टाइटल नहीं लगा सकते। और इसके साथ साथ आप किसी फॉरेन कंट्री से, अगर कोई इंडिया का सिटीजन है और उस इंडिया के सिटीजन को कोई दूसरी कंट्री रिस्पेक्ट में कोई टाइटल देना चाहती है तो नहीं ले सकते आप। ठीक है, पहली चीज। सॉरी। दूसरी बात, अगर कोई भी आदमी अपना कोई भी ट्रस्ट चला रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई इंडिया का आदमी है या कोई फॉरेनर है जो कि अपना कोई ऑफिस चलाता है इंडिया के अंदर, या फिर कोई ट्रस्ट चला रहा है, वो बाहर से
मतलब किसी और कंट्री से उनको अगर कुछ मिलता है, कोई टाइटल अगर उनको दी जा रही है ना, कोई फॉरेन कंट्री से या किसी फॉरेन स्टेट से अगर उनको कोई चीज मिल रही है, एज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, जैसे मान लीजिए कोई फर्म है तो उस फर्म ने कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर दिया और उनके अच्छे काम के लिए कोई फॉरेन कंट्री है जो कि उनको कुछ टाइटल देना चाह रही है, तो ऐसे केस में टाइटल मिल सकता है, यानी टाइटल कोई फॉरेन से ले सकता है, पर उसको एक काम करना पड़ेगा। काम यह है कि उसको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। अगर परमिशन मिल जाती है प्रेसिडेंट से और प्रेसिडेंट अलाउ कर देते हैं कि हाँ भाई तू ले ले टाइटल फॉरेन कंट्री से तो वो आदमी फॉरेन कंट्री से टाइटल ले सकता है, लेकिन कब? जब प्रेसिडेंट उसको परमिशन दे दें तो। ठीक है, तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 ये कहता है कि हम लोगों को देश में इक्वालिटी लाने के लिए, राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए टाइटल लगाना खत्म करना है। लेकिन दो लोग हैं जो टाइटल लगा सकते हैं, पहला मिलिट्री के, दूसरा जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा काम किए हैं वो लोग। और आर्टिकल 18 एक चीज और कहता है कि अगर कोई भी है जिसको फॉरेन से टाइटल या कुछ मिल रहा है, अगर वो लेना चाह रहा है तो वो पहले प्रेसिडेंट से परमिशन ले। अगर प्रेसिडेंट परमिशन में अलाउ कर दे रहे हैं, परमिट कर दे रहे हैं, ठीक है भाई तू ले ले टाइटल, तब आप टाइटल ले सकते हो, वरना आप टाइटल नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 18। अगर अब आप सारे आर्टिकल को देखें जो राइट टू इक्वालिटी में दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं, आर्टिकल 14 को अगर देखें, आर्टिकल 15 को देखें, आर्टिकल 16 को, आर्टिकल 17 को, आर्टिकल 18 को, इन सारे आर्टिकल्स को देखेंगे अगर आप एक बार अच्छे से देखें तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए उसके बर्थ के प्लेस के बेसिस पे या उसके रिलीजन पे, उसके कास्ट पे, उसके क्लास पे। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि जो है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अनटचेबिलिटी को हम लोगों को ख़त्म करना चाहिए। आर्टिकल 18 क्या कहता है? कोई भी टाइटल कोई नहीं लेगा, टाइटल सिर्फ एकेडमिक्स और मिलिट्री वालों को मिलेंगे। अगर इन सारे चीज़ों को, इन सारे आर्टिकल्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी कि कहीं ना कहीं ये सारे आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, ये सारे आर्टिकल्स जितने भी हम लोग पढ़े हैं आज, इन सारे आर्टिकल्स में एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि ये सारे आर्टिकल्स सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग या सारे लोग इक्वली रहें, सब कोई इक्वल है ना। आर्टिकल 14 से 18 तक यही बता रहा है या यही ये कहना चाह रहा है कि सब कोई इक्वल है सोसाइटी में, इंडिया में जितने लोग भी रह रहे हैं सब कोई इक्वल है। इसीलिए इसी वजह से यहां पे आप लोग देखेंगे तो जो पहला फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है, इस राइट का नाम रखा गया है राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि ये इक्वालिटी के बारे में बात करता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में जिसमें हम लोग राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।